नमस्कार साथियों, मेरा नाम गोलेंद्र पटेल है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पराई स्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र हूं। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत टी.एस. एलियट का साहित्य चिंतन लेकर उपस्थित हूं। प्यारे साथियों, इस अध्ययन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं तो उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने अब तक प्लेटो, अरस्तु, लोनजाइनस, जॉन ड्राइडन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, ए.आई. रिचर्ड एवं कुछ प्रमुख वाद जैसे यथार्थवाद, अति यथार्थवाद, प्रतीकवाद, बिंबवाद एवं अस्तित्ववाद आदि का अध्ययन अब तक कर चुके हैं। आप लोग यूट्यूब पर जाकर सुन सकते हैं, ये अलग अलग रिकॉर्डिंग वहाँ पर उपलब्ध है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टी.एस. एलियट का साहित्य चिंतन, इस रिकॉर्डिंग की रूपरेखा। इसमें सर्वप्रथम उद्देश्य को देखा जाएगा, प्रस्तावना को यानी भूमिका को, व्यक्तित्व और युग परिवेश, रोमांटिक काव्य मूल्यों का विरोध, प्रभाववादी समीक्षा का विरोध, आलोचना का मूल प्रयोजन, रुचि परिष्कार, आलोचना रचना केंद्रित होनी चाहिए या रचनाकार केंद्रित नहीं, आलोचना रचना केंद्रित होनी चाहिए, रचनाकार केंद्रित नहीं, परंपरा और व्यक्तिगत प्रज्ञा, निर्वैयक्तिकता सिद्धांत की व्याख्या, मूर्त विधान, एलियट चिंतन के अन्य महत्वपूर्ण पक्ष, संवेदनशीलता का असाहचर्य, संवेदनशीलता का असाहचर्य, काव्य भाषा, काव्य की स्वायत्तता और साहित्यिक प्रतिमान, मूल्यांकन, शब्दावली, कुछ उपयोगी पुस्तकें, अभ्यास प्रश्न देख लिया जाएगा। परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी। तो चलिए, उद्देश्य, इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आप बता सकेंगे कि इलियट ने रोमांटिक काव्य मूल्यों का विरोध किस प्रकार किया। इलियट की परंपरा और व्यक्तिगत प्रज्ञा संबंधी अवधारणा को समझा सकेंगे। उनके निर्वैयक्तिकता सिद्धांत और मूर्ति विधान संबंधित अवधारणा पर प्रकाश डाल सकेंगे और इलियट के चिंतन के विभिन्न महत्वपूर्ण पक्षों का विवेचन कर सकेंगे। प्रस्तावना, पिछले रिकॉर्डिंग में आपने क्रोचो के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत के विषय में सुना पढ़ा है तथा यह भी जानकारी प्राप्त की है कि इस सिद्धांत और भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत में कितनी समानता है। प्रस्तुत रिकॉर्डिंग में 20वीं सदी के अत्यंत महत्वपूर्ण आलोचक टी.एस. एलियट से संबंधित है। यह रिकॉर्डिंग रचनाकार और आलोचक दोनों के रूप में एलियट आधुनिक पश्चिमी जगत में एक युगांतरकारी व्यक्तित्व के रूप में उभरे हैं। 20वीं सदी की भयंकर मानवीय त्रासदी, 2 विश्व युद्धों के बीच सृजन और चिंतन में सक्रिय एलियट परंपरा और आधुनिकता के संबंध को नए अर्थ संदर्भ प्रदान करते हैं। उपशीर्षक है व्यक्तित्व और युग परिवेश। व्यक्तित्व और युग परिवेश। प्रसिद्ध कवि, नाटककार तथा आलोचक थॉमस स्टर्न्स एलियट का जन्म 26 सितंबर 1888 को सेंट लुई अमेरिका के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से 1910 में एमए किया। सौभाग्यवश उनके शिक्षकों में आयरविंग बैबिट जैसे आलोचक तथा जॉर्ज सतायना जैसे चिंतक थे। इन दोनों विख्यात शिक्षकों का प्रभाव एलियट पर पड़ा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साहित्यिक परिवेश में उन्होंने काव्य सृजन शुरू किया। 1907 से 1910 तक वे हार्वर्ड एडवोकेट में अपनी कविताएं प्रकाशित करते रहे और 2 वर्ष तक इस पत्रिका का संपादन भी किया। इसके बाद तर्कशास्त्र, तत्वज्ञान, संस्कृत और पाली चारों विषयों को लेकर दर्शन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। एफ.एस. ब्रैडले पर उनका शोध प्रबंध उनकी मृत्यु के पश्चात नॉलेज एंड एक्सपीरियंस
हाँ एक्सपीरियंस शीर्षक से प्रकाशित हुआ। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अतिरिक्त उन्होंने ऑक्सफोर्ड, साबोर्न यानी फ्रांस, फिलिप्स यानी जर्मनी के विश्वविद्यालय में भी कुछ समय अध्ययन किया। 1915 में इलियट लंदन पहुंचे और वहीं बस गए। वहीं उन्होंने ब्रिटिश साहित्यिक पत्रिका यानी इगोइस्ट के सहकारी संपादक का दायित्व संभाला। लंदन के पास ही थोड़े दिन तक एक स्कूल में पढ़ाया, फिर लॉयड्स बैंक में नौकरी की। सन 1922 में त्रैमासिक पत्रिका क्राइटेरियन की स्थापना की और संपादन किया। इलियट के साहित्यिक यश विस्तार में इस पत्रिका की भूमिका महत्व अविस्मरणीय है। दी वेस्टलैंड नामक उनकी विश्व प्रसिद्ध कविता पहले पहल 1922 में क्राइटेरियन में प्रकाशित हुई। 1927 में इंग्लैंड की नागरिकता और चर्च ऑफ इंग्लैंड की सदस्यता स्वीकार कर वे इंग्लैंड के अस्थायी निवासी बन गए। उन्हें नोबेल पुरस्कार 1948 ईस्वी में मिला। जीवन के अंत तक वे निरंतर सृजन करते रहे। टी.एस. एलियट की काव्य कृतियों में दी लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफांक 1915, दी वेस्टलैंड 1922, फार क्वार्टर्स 1943, नाटकों में मॉडर्न इन द कैथीड्रल 1935, द फैमिली रियूनियन 1939, द कॉकटेल पार्टी 1950 को विशेष ख्याति प्राप्त हुई। आलोचना के क्षेत्र में द सीक्रेट वुड 1920, होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924, एलिजाबेथेन एसेज 1932, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933, सिलेक्टेड एसेज 1934, एसेज एसेंट एंड मॉडर्न 1936 काफ़ी प्रसिद्ध हुए। 1936 आपको लोगों को भी प्रेमचंद कमायनी मतलब गोदान कमायनी और निराला की राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में इसे देख सकते हैं, यह कफन कविता के संदर्भ में भी। ठीक है, दो विश्व युद्धों के बीच सृजन कर्म में सक्रिय एलियट के विचारों में परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत ढंग से मेल हुआ। कविता में आत्मनिर्वासन, अजनबीपन का गहरा एहसास और व्यक्तित्व की अस्मिता का संकट खुलकर सामने आया, किंतु आगे चलकर नाटकों में वे आध्यात्म की ओर झुकते चले गए। उन पर एक ओर तो दांते एलिजाबेथेन तथा जैकोबियन नाटक का प्रभाव था, तथा दूसरी ओर 19वीं शताब्दी के फ्रांसीसी प्रतीकवादियों की छाप खासकर शैली पर दिखाई देती है। आलोचक के रूप में एलियट एक ऐसे विचारक है जिन्होंने अपनी पीढ़ी की रुचि और विचार चेतना को बहुत दूर तक प्रेरित प्रभावित किया है। उन्होंने अपनी आलोचना को काव्य कर्मशाला यानी पोट्री वर्कशॉप का उपजात या काव्य सृजन के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार घोषित किया है। इस कथन से जाहिर है कि काव्य निर्माण के प्रसंग में उन्होंने जो चिंतन मनन किया है उसी से उनकी आलोचना को आधार मिला। एलियट अपने सृजन अनुभव से इस निश्चय पर पहुंचे हैं कि कार्य इत्री और भाव इत्री प्रतिभाएं परस्पर पूरक हैं, अतः सर्जक और आलोचक एक ही व्यक्ति को होना चाहिए। इस कथन का अर्थ है कि अच्छा सर्जक ही अच्छा आलोचक हो सकता है। एलियट के काव्य चिंतन पर विचार करने वाले अधिकांश आलोचकों ने कहा है कि एक अर्थ में तो एलियट का कथन एलियट का कथन ठीक है, पर इसे नियम के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अच्छा रचनाकार अच्छा आलोचक भी हो सकता है, अथवा मतलब हो यह आवश्यक नहीं है। अच्छा रचनाकार अच्छा आलोचक भी हो यह आवश्यक नहीं है। ध्यान देने की बात यह है कि एलियट की आलोचना मुख्यतः सर्जक की दृष्टि से लिखी गई हैं, जिनमें पाठक की दृष्टि गौण रही। पश्चिम में आलंग अमेरिकी नई आलोचना के जनक के रूप में एलियट का नाम महत्वपूर्ण है एवं नई कविता को प्रेरित करने वाले रचनाकार में वे अग्रणी हैं।
दिलचस्प तथ्य यह है कि एक सिद्धांतकार की तरह न तो उन्होंने सिद्धांत निर्मित किए, न नियम बनाए, न वे किसी वाद या संप्रदाय से जुड़े। सर्जक की दृष्टि से उन्हें जो काव्य चिंतन ग्राह्य प्रतीत हुआ, उन्होंने ही ग्रहण किया। ऐसा करने के कारण उनके चिंतन पर प्रभाव तो बहुतों का है, पर अनुकरण या अनुमान किसी का नहीं। रोमांटिक काव्य मूल्यों का विरोध। इलियट ने रोमांटिक व्यक्तिबद्ध काव्य मूल्यों का खंडन किया। रोमांटिक कवियों ने कविता को सहज अंतःस्फूर्त सृष्टि स्वीकार कर लिया था। इलियट की चर्चा विशेष रूप से इस सिद्धांत के विरोधी के रूप में हुई। उन्होंने जोर देकर कहा कि कवि व्यक्तित्व और जीवनगत राग द्वेष का विवेचन विश्लेषण उसके काव्य के विवेचन के लिए अनुप्रासंगिक है। काव्य की रचना एक निर्वैयक्तिक साधना है, जिसमें कवि को कलात्मक उद्देश्य के प्रति पूर्णतः आत्मसमर्पण करना पड़ता है। परंपरा और व्यक्तिगत प्रज्ञा, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट नामक निबंध में उन्होंने रोमांटिक सिद्धांत का विरोध करते हुए साफ कहा कि कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति या आत्म अभिव्यक्ति नहीं है, वरन व्यक्तित्व से पलायन है, व्यक्तित्व का अनवरत निषेध है। इस कथन के मूल में वर्ड्सवर्थ के सहज भावेच्छा सिद्धांत के विरोध की ध्वनि है, जिसके अनुसार कविता को घोषित तौर पर तीव्रतम भावों की प्रबल स्फूर्त अभिव्यक्ति, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस कहा गया था। इस रोमांटिक काव्य सिद्धांत के अनुसार कविता कवि के मनोवेगों का उद्गार है। कवि की सत्ता काव्य सत्ता के साथ एकाकार है। प्रभाववादी समीक्षा का विरोध। इलियट ने प्रभाववादी समीक्षा के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। प्रभाववादी समीक्षा पद्धति पर तीव्र प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि इस पर अधिक विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह उन मानसों को प्रभावित करती है जो इतने दुर्बल और आलसी हैं कि मूल कलाकृति का सामना करने से कतराते हैं। अंग्रेजी आलोचना से उन्हें शिकायत है कि आलोचक अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि का संस्कार मात्र होते रहते हैं। इलियट के विचार में गेटे तथा कॉलरिज जैसे आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि और संपन्न आलोचक भी इस दोष से मुक्त नहीं है। उन्होंने दी सीक्रेट वुड नामक अपनी पुस्तक में बार बार इस बात पर बल दिया कि आलोचक को व्यक्तिगत भावों से मुक्त होकर मूल रचना या कलाकृति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर इलियट का कथन आलोचना मूल संवेदना का विकास है, निष्कृष्ट आलोचना मात्र अभिव्यक्ति। कहना न होगा कि इलियट कवि से ध्यान हटाकर कविता पर ही केंद्रित होने की बात करते हैं। कविता का अस्तित्व मात्र वही नहीं है जो कवि ने सोचा था अथवा जो पाठक सोचता है, और न इसके अस्तित्व की यही सीमा बांधी जा सकती है कि लेखक का इसके विषय में क्या मंतव्य था या पाठक के ऊपर वह क्या प्रभाव डालती है। इस बात को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि यदि हम कवि द्वारा बताई गई सामग्री के आधार पर अथवा कवि के जीवनी परक अध्ययन के द्वारा कविता की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे तो कविता से निरंतर दूर और दूर होते जाएंगे और साथ ही किसी गंतव्य पर भी नहीं पहुँचेंगे। कविता के स्रोतों की छानबीन द्वारा कविता की व्याख्या करने का प्रयास मूल कविता से ध्यान हटाकर किसी ऐसी वस्तु की ओर मोड़ देगा जिसका कविता से कोई संबंध नहीं है और जो उस पर कोई प्रकाश नहीं डालती है। वास्तव में कविता का अपना स्वतंत्र स्वायत्त अस्तित्व होता है, जिसका कवि के व्यक्तिगत भावों तथा जीवन प्रसंग से जुड़ी घटनाओं से कोई सीधा रिश्ता नहीं होता है। इलियट ने स्पष्ट कहा कि हम केवल यही कह सकते हैं कि कुछ मायनों में कविता का अपना स्वतंत्र जीवन होता है, उसके कुछ हिस्से मिलकर ऐसा रूप ग्रहण कर लेते हैं जो एक
निश्चित क्रम में व्यवस्थित जीवनीय परक आंकड़ों से भिन्न होते हैं और जो अनुभूति या विचार या जीवन दृष्टि कविता के माध्यम से प्रतिफलित होती है वह कवि के मानस में विद्यमान अनुभूति या भाव या जीवन दृष्टि से भिन्न होती है। इलियट ने यहाँ तक कहा कि जो आलोचक इतिहास या दर्शन को आलोचना का आधार बनाना चाहते हैं वे आलोचक नाम के अधिकारी नहीं हैं। वे अरस्तु की तारीफ करते हैं कारण उनकी दृष्टि पूरी तरह या पूरी दृढ़ता के साथ वस्तु पर ही केंद्रित रही। डॉक्टर जॉनसन की प्रशंसा इसलिए करते हैं कि उन्होंने अपनी दृष्टि को साहित्य इतर मूल्यों से धूमिल नहीं होने दिया। इलियट का आलोचना से तात्पर्य लिखित अभिरुचि का परिष्कार इलियट का आलोचना से तात्पर्य है लिखित शब्दों के माध्यम से कलाकृतियों का भाष्य और निरूपण, साथ ही कलाकृतियों का स्पष्टीकरण और अभिरुचि का परिष्कार। इसी को संशोधित संपादित करने के बाद उन्होंने कहा कि आलोचना का काम है साहित्य की समझ तथा आस्वाद चेतना में अभिवृद्धि करना। आलोचना का मूल प्रयोजन रुचि परिष्कार। इलियट के मत में आलोचक का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए यथार्थबोध अधिक से अधिक विकसित हो। यथार्थबोध धीरे धीरे विकसित होता है और उसका विकास सभ्यता के चरमोत्कर्ष का ही बोधक होगा। आलोचक के प्रमुख उपकरण हैं तुलना और विश्लेषण जो सच्चे सौंदर्य बोध को सामने लाने में सक्षम हो सकते हैं। आलोचना का प्रधान उद्देश्य है कलाकृतियों की समझ, आस्वाद और परिसंसन के लिए भूमि तैयार करना। इसके साथ ही आलोचना का मूल प्रयोजन है रुचि परिष्कार से अभिप्रेत है ऐसे काव्य के लिए उसे तैयार करना जिससे वह परिचित नहीं है, और यदि वो परिचित है तो उस काव्य को नई दृष्टि से देखने समझने की स्थिति या आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना। यह कार्य इसलिए विशेष है कि काव्य सृजन की जब कभी कोई नई प्रवृत्ति या धारा फूटती है तो उसे कार्य इसलिए विशेष है कि काव्य सृजन की जब कभी कोई नई प्रवृत्ति या धारा फूटती है तो उसे स्वीकृति प्राप्त करने में तमाम अवरोधों का सामना करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि सामान्य पाठक अभ्यस्त लेखों या संस्कारों को छोड़कर सर्वथा अपरिचित और अनभ्यस्त को अपनाना नहीं चाहता है। ठीक है, सामान्य जो पाठक हैं अभ्यस्त लेखों या संस्कारों को छोड़कर सर्वथा अपरिचित और अनभ्यस्त को अपनाना नहीं चाहता। हिंदी में छायावाद और नई कविता को ऐसे ही विरोधों का सामना करना पड़ता था। आलोचना रचना केंद्रित होनी चाहिए, रचनाकार केंद्रित नहीं। आलोचना रचना केंद्रित होनी चाहिए, रचनाकार केंद्रित नहीं। दरअसल इलियट जिस समय सृजन और आलोचना के क्षेत्र में आए उस समय अंग्रेजी कविता हर्षोन्मुख और आलोचना दिशाहीन थी। 19वीं शताब्दी के आरंभ में वर्ड्सवर्थ, कॉलरी, शेली आदि ने जिस आलोचना का सूत्रपात किया था उसमें कवि व्यक्तित्व, भावना, कल्पना की प्रधानता थी। मैथ्यू आर्नल्ड ने एक हल्का सा प्रयास रोमांटिक आलोचना को सुधारने का किया, किंतु वे साहित्य से अधिक संस्कृति की ओर और काव्य से अधिक धर्म की ओर झुकते गए। इस कारण उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में कला के लिए वाल्ट पेटर, ऑस्कर वाइल्ड आदि साहित्यिक मंच पर उभरे और उन्होंने एक अतिवाद को जन्म दिया। इसी बीच सेंट सेवरी की ऐतिहासिक और जीवनीमूलक आलोचना सामने आई। सार संक्षेप यह है कि आलोचना की प्रचलित पद्धतियों में कृतिकार की प्रधानता और कला कृति गौण थी। इसलिए इलियट को घोषणा करनी पड़ी कि सच्ची आलोचना का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है। इलियट के इसी संकल्प ने पूरी शताब्दी की व्यक्तिवादी आलोचना
पद्धति को चुनौती देकर नई दिशा की ओर मोड़ दिया। उन्होंने पूरा ध्यान कविता या कृति की स्वायत्त वस्तु सत्ता पर केंद्रित किया। ध्यान का यही केंद्रण ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट नामक निबंध में दिखाई देता है, जिसमें रोमांटिक विचार सृष्टि की व्यक्तिवादिता का निषेध करते हुए परंपरा की महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा की गई है और परंपरा के अंतर्गत व्यक्तिगत प्रज्ञा की अर्थवत्ता को सामने लाया गया है। परंपरा पर विचार करते हुए इलियट ने संस्कृति की और भी ध्यान दिया और कहा कि उसका संबंध धर्म से है। संस्कृति की इसी अवधारणा को दृष्टि में रखकर उन्होंने सारे यूरोप को एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में देखा, जिसके दो साधक तत्व हैं, ईसाई धर्म तथा यूनान और रोम का दाय। ये दोनों ही यूरोप की सेक्रेड ट्रेडिशन की सम्मिलित परंपरा के प्रधान आधार हैं। परंपरा की बात करते हुए इलियट भूमिका की व्याख्या सर्जक के रूप में नहीं करते हैं, मात्र माध्यम के रूप में करते हैं। प्रश्न उठता है कि व्यक्तित्व या भावों से पलायन का क्या अर्थ है। इलियट का स्पष्टीकरण है कि कविता भावों का उच्छलन नहीं बल्कि भावों से पलायन है, ऐसा इलियट मानते हैं। परंतु इसमें निसंदेह नहीं है कि पास व्यक्तित्व और भाव होते हैं, केवल वे ही जानते हैं कि इनसे पलायन चाहने का अर्थ क्या होता है। वास्तव में इलियट का विरोध व्यक्तित्व से नहीं, व्यक्ति तत्व की अनियंत्रित अभिव्यक्ति से प्रतीत होता है। उपशीर्षक है परंपरा और व्यक्तिगत प्रज्ञा। परंपरा और व्यक्तिगत प्रज्ञा क्या है भाई? टी.एस. इलियट की समस्त आलोचना की दृष्टि का आधार है उनका निबंध परंपरा और व्यक्तिगत प्रज्ञा, यानी ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। आधुनिक आलोचना में परंपरा और व्यक्तिगत प्रज्ञा के रचनात्मक संबंध का यह प्रभावशाली चिंतन यूरोप के बौद्धिक परिवेश की चुनौती से जन्मा। इलियट को एक गहरी जड़ों वाली परंपरा में रूढ़ि और मौलिकता के स्पष्ट भेद की चिंता थी, ताकि वह सभ्यता के संकट को उसके मूलभूत दायरे में समझकर व्याख्यायित कर सके। आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स में इलियट ने कहा, किन्नी मताग्रही विश्वासों को पूर्ण रूप से या प्रधान रूप से बनाए रखना ही परंपरा नहीं है। ये विश्वास तो परंपरा के निर्माण क्रम में रूप ग्रहण करते हैं। परंपरा से जो मेरा अभिप्राय है उसमें बहुत कुछ शामिल है। उसमें वे अभ्यासजन्य क्रियाकलाप, आदतें और रीति रिवाज, अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक कर्मकांडों से लेकर किसी अजनबी को अभिवादन करने के हमारे परंपरागत तरीके भी शामिल हैं। जो कर्मकांड से लेकर किसी अजनबी को अभिवादन करने के हमारे परंपरागत तरीके भी शामिल है, जो एक ही स्थान पर बसे जन समुदाय के बीच रक्त संबंधों को प्रकट करते हैं। इलियट के लिए परंपरा के व्यापक अर्थ के एक संकुचित इलियट के लिए परंपरा के व्यापक अर्थ के साथ एक संकुचित अर्थ भी था। संकुचित अर्थ था यूरोपीय परंपरा के अंतर्गत ईसाई धर्म परंपरा के विश्वास। संक्षेप में इलियट की परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा संबंधित मान्यताओं को इस प्रकार रखा जा सकता है। पॉइंट वाइज पहला पॉइंट, यूरोपीय परंपरा पर विचार करते हुए इलियट का यह मत बना कि प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक प्रजाति की अपनी सृजनात्मक ही नहीं आलोचनात्मक मानसिकता भी हुआ करती है। ठीक है, एवरी नेशन, एवरी रेस हैज नॉट ओनली इट्स ओन क्रिएटिव बट इट्स ओन क्रिटिकल टर्न ऑफ माइंड। दूसरा पॉइंट, किसी रचनाकार की महत्व प्रतिष्ठा करते समय हम प्रायः उसकी वैयक्तिक विशिष्टताएं खोज कर दिखाने का प्रयत्न करते हैं। उसके पूर्ववर्ती कवियों से उसकी भिन्नता को पहचानने में ही हमें प्रसन्नता होती है, किंतु यदि हम ठीक से खोजबीन करें तो पाएंगे कि किसी व्यक्ति की रचना के श्रेष्ठ ही नहीं, सर्वथा
वैयक्तिक पक्ष भी वही होते हैं जिनमें उसके पूर्ववर्ती रचनाकारों का प्रभावशाली ढंग से व्यक्त हुआ होता है। जाहिर है कि व्यक्तिगत प्रज्ञा परंपरा से विच्छिन्न, निरपेक्ष या असंबद्ध वस्तु नहीं है। परंपरा से गहरे अर्थों में जुड़कर ही कवि अपनी वैयक्तिक सामर्थ्य को अधिक प्रभावशाली रूप में उजागर कर सकता है। हिंदी में तुलसीदास और निराला इसके अच्छे उदाहरण हैं कि कैसे राम काव्य परंपरा से जुड़कर इन कवियों ने रामचरितमानस और राम की शक्ति पूजा को न्यूतन काव्य उत्कर्ष में ढाल दिया। इन कृतियों ने में वैयक्तिक प्रज्ञा के प्रस्फुटन में परंपरा बाधक न बनकर सहायक सिद्ध हुई है। रचनाकार के लिए परंपरा सांस की तरह सहज, स्वाभाविक, अनिवार्य और नैसर्गिक क्रिया है। कुछ भी सोचते, सुनते, पढ़ते समय उसके गुण दोषों का एहसास मानव विवेक स्वयं करता चलता है। स्वयं करता चलता है। अभिव्यक्ति या रचना प्रक्रिया में कभी परंपरा मौन होती है, कभी मुखर, कभी टकराहट संघर्ष की मुद्रा में होती है, कभी विपरीत दिशा में, लेकिन परंपरा का रचनाकार के साथ एक संघर्ष संवाद बराबर चलता रहता है। चौथा पॉइंट है, परंपरा के प्रति गहरे लगाव का अर्थ हठधर्मिता या अंधा अनुकरण एकदम नहीं है। अंधा अनुकरण से मौलिकता नष्ट हो जाती है। परंपरा की व्यापक अर्थवत्ता तो सृजन कर्म की नवीनता मौलिकता में ही प्रतिफलित होती है। एलियट ने जोर देकर कहा कि परंपरा को दाय या विरासत के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसकी प्राप्ति के लिए कठोर तप, साधना या श्रम आवश्यक है। परंपरा का अर्थ इतिहास बोध, हिस्टोरिकल सेंस, कवि में इतिहास बोध होना चाहिए। इतिहास बोध का तात्पर्य अतीत के अस्तित्व का नहीं है, अपितु उसकी वर्तमानता का अनुभव भी है। परसेप्शन नॉट ओनली ऑफ द पास्टनेस ऑफ द पास्ट बट ऑफ इट्स प्रेजेंस। इतिहास बोध अपनी पीढ़ी के रचनाकर्म को ध्यान में रखकर लिखा नहीं है, बल्कि उसमें होमर, वर्जिल से लेकर पूरे यूरोप के साहित्य, साथ ही अपने देश के समग्र साहित्य, दोनों का अस्तित्व हुआ करता है। हिंदी में ऐसा ही परंपरा को कमाने का परिश्रम जयशंकर प्रसाद और अज्ञे के सृजन कर्म में दिखाई देता है। एलियट रेड्डी अपने सृजन में अपने पुरखों होमर आदि को बोलते आते हैं, तो हम प्रसाद जी के सृजन में अपने वैदिक ऋषियों की वाणी की अनुगुंज सुनते हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि कवि आलोचक अज्ञे को जब T.S. एलियट के निबंध ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट का अनुवाद रूढ़ि और मौलिकता नाम से करने की प्रेरणा मिली, तो इस प्रेरणा के मूल में अपनी परंपरा की रूढ़ि और वार्षिकपन को जोड़कर मौलिकता को ग्रहण करने की समस्या थी। उसे रचनात्मक अनुभूति के स्तर पर एक जीवन परंपरा के रूप में आत्मसात करने की समस्या थी। यूरोप में इतिहास के बोझ से त्रस्त एलियट को भी परंपरा बोध से एक ऐसा तर्क मिला जो उन्हें अनैतिहासिक करार दिए बिना इतिहास बोध दे। यही उनकी इतिहास मुक्ति भी कही जा सकती है, या इतिहास मुक्ति कही जा सकती है। यही कारण है कि परंपरा के एलियटी समझ में भारतीय रचनाकार के मन को भी दूर तक छुआ है। कारण यह इतिहास बोध ही है जो कालातीत तथा कालिक का पृथक और कालातीत तथा कालिक का युग पद बोध कहा जा सकता है। यही लेखक को परंपरागत सम्मत बनाता है। इलियट का मानना है कि परंपरा कोई मृत वस्तु नहीं है। जो मृत या निरर्थक है उसे परंपरा की संज्ञा देना ही समीचीन नहीं है। वस्तुतः परंपरा एक सातत्य है, निरंतरता है, अविच्छिन्न प्रवाह है, जो अतीत के साहित्यिक, सांस्कृतिक दाय अथवा धरोहर या विरासत के उत्तम अंश
से वर्तमान को संपन्न और सार्थक बनाती है तथा भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। इस दृष्टि से परंपरा का विस्तार देश और काल दोनों में होता है। परंपरा के संदर्भ में विशेष बात यह है कि किसी भी कवि या कलाकार की अर्थवत्ता केवल अपने आप अकेलेपन में नहीं होती है। उसकी सही अर्थवत्ता, उसकी ये प्रशंसा दिवंगत या पूर्ववर्ती कवियों कलाकारों की सापेक्षता में होती है। नो poet, no artist of any art has his complete meaning alone. उसका अकेलेपन में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। साम्य विषम्य के लिए उसे पूर्ववर्ती रचनाकारों के साथ रख कर देखना आवश्यक है। इसके पीछे तर्क यह है कि किसी नई कलाकृति की रचना होती है तो पूर्ववर्ती सभी कृतियों का थोड़ा बहुत तालमेल बैठाना अनिवार्य हो जाता है। नवीन कृति के आविर्भाव के पूर्व विद्यमान कलाकृतियों की एक स्थिर व्यवस्था होती है जो नवीन कृति के आने से कुछ न कुछ परिवर्तित हो जाती है। नई कृति पुरानी कृतियों को अपनी जगह से ठेल कर अपने लिए जगह बनाती है। साम्य वैषम्य के निर्धारण में किसी कृति का महत्व बढ़ जाता है, किसी का घट जाता है। अतीत को वर्तमान से उसी तरह परिवर्तित होना चाहिए जिस तरह वर्तमान अतीत से नियंत्रित निर्देशित होता है। ध्यातव्य है कि कवि को अतीत या परंपरा का ज्ञान तो होना चाहिए, किंतु यह ज्ञान इतना भारी न पड़े कि कवि चेतना को आक्रांत कर ले। प्रायः बहुत बार अति ज्ञान के बोध से काव्य संवेदना या तो निर्जीव हो जाती है या प्रभावहीन होकर बिखर जाती है। कवि के लिए अतीत की चेतना को विकसित करते रहना जरूरी है और उसे आजीवन विकसित करना है। कलाकार की प्रगति सतत आत्मबलिदान में है, व्यक्तित्व के सतत आत्मसमर्पण में है। व्यक्तित्व के इस निर्वैयक्तिकरण में ही कला विज्ञान की स्थिति को प्राप्त कर सकती है। दूसरा अगला शीर्षक है निर्वैयक्तिकता सिद्धांत की व्याख्या। निर्वैयक्तिकता सिद्धांत की व्याख्या अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। हिंदी के कुछ विद्वानों ने इलियट की निर्वैयक्तिकता को काव्यगत अभिव्यक्तिवाद का नाम दिया। टी.एस. इलियट की निर्वैयक्तिकता यानी कि डेपर्सनलाइजेशन से संबंधित अवधारणा भारतीय काव्यशास्त्र में रस सिद्धांत के अंतर्गत मिलने वाले सृजन प्रक्रिया के सिद्धांत साधारणीकरण के बहुत नजदीक है, किंतु टी.एस. इलियट निर्वैयक्तिकता को साधारणीकरण का पर्याय नहीं माना जा सकता। टी.एस. इलियट की निर्वैयक्तिकता को साधारणीकरण का पर्याय नहीं माना जा सकता है। साधारणीकरण भारतीय दर्शन की लंबी चिंतन परंपरा का प्रतिफल है जिसकी तुलना में निर्वैयक्तिकता सिद्धांत दृष्टि काफी हल्की पड़ती है। इलियट ने काव्य सृजन में कवि व्यक्तित्व की तात्विक उपस्थिति से अपना विरोध बराबर दर्ज किया है। वे सृजन प्रक्रिया में सृजन प्रक्रिया में प्रातिभ अभिव्यक्ति का समर्थन नहीं कर सकी। मेरा तात्पर्य यह है कि कवि के पास वैयक्तिक करने के लिए व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक विशेष माध्यम होता है जो केवल माध्यम मात्र ही होता है। व्यक्तित्व नहीं जिसमें विभिन्न प्रभाव और अनुभव विशिष्ट और अप्रत्याशित रूप में संयुक्त हो जाते हैं। यह संभव है कि उन प्रभावों और अनुभवों का जो व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कविता में कोई स्थान न हो और जो कविता में महत्वपूर्ण हो उनकी भूमिका व्यक्तित्व विशेष में सर्वथा नगण्य हो। इस कथन को से जाहिर है कि इलियट भारतीय काव्यशास्त्र की शब्दावली में कहें तो कार्य और भावयित्री क्षमताओं इलियट के संदर्भ में भारतीय शब्द प्रतिभा का प्रयोग अनुचित कहा जाएगा में कार्य संबंध नहीं स्वीकारते। वे इन क्षमताओं के बीच दूरी का संबंध कृति की वस्तुनिष्ठ
सत्ता के लिए अधिक श्रेयस्कर मानते हैं। दे पाश्चात्य साहित्य चिंतन डॉक्टर निर्मला जैन, डॉक्टर कुसुम बाठिया। इलियट के विचार से कविगत भाव और काव्यगत भाव की प्रकृति में मूलभूत अंतर होता है। कविगत अनुभूत भाव की प्रकृति प्रेरक घटना प्रसंगों से निर्धारित होती है, जबकि काव्यगत भावों का चरित्र सृजन प्रक्रिया के दौरान सामान्य भावों के विशिष्ट उपयोग में निर्मित सृजित होता है। कवि के द्वारा रचना में ऐसे भावों की सृष्टि भी संभव है जिनका वास्तविक जीवन में अनुभव ही न किया गया हो। कवि के निजगत भावों अनुभवों की विशिष्टता या असाधारणता कविता में व्यक्त भावों की जटिलता या असाधारणता के लिए एकदम महत्वहीन हो। इलियट ने निर्भ्रांत शब्दों में कहा कि कवि अपने व्यक्तिगत भावों के कारण, उन भावों के कारण जो उसके जीवन में विशिष्ट घटनाओं या स्थिति परिस्थिति में उद्दीपन प्राप्त करते हैं, किसी भी रूप में न असाधारण होता है न दिलचस्प। कवि विशेष के भाव सपाट सरल हो सकते हैं, अनगढ़ हो सकते हैं, उसका काव्य भाव बहुत संलिष्ट या जटिल होगा, किंतु यह जटिलता उन लोगों के भावों की सी नहीं होगी जिनके भाव जीवन में बहुत जटिल या असाधारण होते हैं। कवि कर्म का क्षेत्र नए भावों की तलाश का क्षेत्र नहीं है, बल्कि सामान्य भावों का उपयोग करना या उन्हें कविता का रूप देकर ऐसी अनुभूतियों को प्रकट करना है जो वास्तविक भावों में विद्यमान ही नहीं है, जिन भावों का उनसे कभी अनुभव किया ही नहीं, वे समय पर उसके वैसे ही काम आते हैं जैसे उसके परिचित भाव। इलियट के मत से काव्य में स्थान पाने के लिए भावों का कवि के अनुभव की राह से आना जरूरी नहीं है। इलियट के अनुसार ईमानदार आलोचना और संवेदनात्मक परिशंसा का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि कविता है। काव्य सृजन प्रक्रिया में निजी और व्यक्तिगत अनुभवों के हस्तक्षेप को अमान्य ठहराने के बाद इलियट जब व्यक्तित्व के पलायन से अपना मंतव्य स्पष्ट करते हैं तो उसका अर्थ होता है व्यक्ति तत्व का निषेध और तिरस्कार, अर्थात निर्वैयक्तिकरण। वे विज्ञान की वस्तुपरकता की प्रतिष्ठा करते हैं और रोमांटिक भाव बोध की आवेशीय विषयीय परकता से सीधा इनकार करते हैं। इस अर्थ में कवि कर्म कलाकार का आत्म बलिदान है, व्यक्तित्व का सतत समर्पण, अपने निजी व्यक्तित्व को एक बृहत्तर व्यक्तित्व के लिए मिटाना, व्यक्ति से वस्तु होते जाने की प्रक्रिया है। व्यक्ति तत्व को हटाकर वस्तु के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण आत्मदान। इलियट का यह कथन सहसा ही हमारे ध्यान में कौंध जाता है कि कविता भावों का उन्मोचन नहीं बल्कि भावों से मुक्ति है। वह व्यक्तित्व की अभिव्यंजना नहीं बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है। निर्वैयक्तिकीकरण की यह प्रक्रिया कला को विज्ञान की स्थिति के आसपास पहुंचाती दिखाई देती है। अपने मंतव्य को स्पष्ट करने के लिए इलियट ने एक उत्प्रेरक का यानी कि कैटालिस्टिक्स का बेजोड़ दृष्टांत दिया कि ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड से युक्त कक्ष या प्रकोष्ठ में प्लेटिनम के बारीक तार को प्रवेश कराया जाता है तो क्या घटित होता है। ऑक्सीजन और सल्फर डाइल मिलकर सल्फ्यूरस एसिड बन जाते हैं। प्लेटिनम के तार की मौजूदगी में ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों को मिलाया जाता है, उनसे सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। यह संयोजन तभी घटित होता है जब प्लेटिनम मौजूद हो। फिर भी इस नवनिर्मित गैस में प्लेटिनम का कोई चिन्ह नहीं बचता और स्वयं प्लेटिनम पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह निष्क्रिय, तटस्थ और अपरिवर्तित रहता है। कवि का मानस प्लेटिनम का तार है। हो सकता है कि वह स्वयं व्यक्ति के अनुभव से अंशतः या पूर्णतः परिचालित हो,
परंतु कलाकार जितना पूर्ण या सिद्ध होगा उतना ही उसके भीतर के भोक्ता मानव और सृष्टा मानव के बीच पार्थक्य स्पष्ट होगा। अर्थात उसके उसके अनुभूत संवेदनों और भावों से काव्य में व्यक्त संवेदन और भाव सर्वथा भिन्न होंगे, क्योंकि वह अनुभूत भावों को पूर्णतः आत्मसात करके उन्हें नए रूपों में डाल देता है। इसके विपरीत कमजोर कवि अपने ही भावों को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। नतीजा यह होता है कि उसका काव्य अप्रौढ़ता को प्राप्त हो जाता है। इलियट के अनुसार कलाकृति के आस्वादन से उत्पन्न अनुभूति किसी भी अन्य साधन से उत्पन्न अनुभूति से भिन्न होती है। रचना के लिए तो कवि का होना आवश्यक है, रचना में नहीं। रिचर्ड काव्य अनुभूति और अन्य अनुभूतियों में कोई भेद नहीं करते, जबकि इलियट स्वीकार करते हैं। फलस्वरूप दोनों के दृष्टिकोण एक दूसरे से एकदम विपरीत हैं। इलियट मानते हैं कि कवि का मन एक ऐसा पात्र है जिसमें अनंत संवेदन, वाक्यांश, बिंब आदि संचित रहते हैं और वे तब तक उनमें वैसे ही पड़े रहते हैं जब तक सृजन का क्षण नहीं आता। सृजन के क्षण में वे अपना अपना स्वरूप त्याग कर और नए रूपों में संयोजित होकर कला का विग्रह धारण कर लेते हैं। श्रेष्ठतम काव्य के प्रतिनिधि उपकरणों की यदि हम तुलना करते हैं तो वे न जाने संयोजन के कितने प्रकार उनमें पाते हैं, किंतु इनमें महत्व भावों या घटकों की महत्ता का तीव्रता का नहीं है, वरन कलात्मक प्रतिक्रिया की तीव्रता का है। अर्थात उस प्रेशर पर दबाव का है जिसमें विभिन्न भावों का संयोजन या विलयन होता है तथा वे घुल मिलकर एक हो जाते हैं। मूल अर्थ यह कि रचना में वैयक्तिक भाव पूरी तरह निर्वैयक्तिक रूप को प्राप्त कर अभिव्यक्त होता है। वे कहते हैं कि कविता का भाव निर्वैयक्तिक होता है और कवि इस निर्वैयक्तिकता को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह कारणीय कर्म के प्रति अपने आप को पूरी तरह समर्पित नहीं कर देता है। इलियट पूरे विश्वास से कहते हैं कि कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का प्रश्न ही निरर्थक है। कवि को व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करनी ही नहीं है, वह तो माध्यम मात्र है, केवल माध्यम। पर इस कवि माध्यम में संस्कार और अनुभूतियाँ अद्भुत रूप से संयोजित रहती हैं। बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि कवि के लिए जो अनुभूतियाँ और संस्कार महत्वपूर्ण हों उनका काव्य में कोई महत्वपूर्ण स्थान न हो, और जो काव्य के लिए महत्वपूर्ण हो वे कवि के जीवन में नगण्य स्थान रखते हों। जाहिर है कि कवि भावों की विलक्षणता और विशिष्टता उसके निजी अनुभव अथवा निजी जीवन की घटनाओं से उद्दीप्त भावों पर आधारित ही नहीं हो। इसलिए इसी विचार से यह तर्क पैदा होता है कि कविता को कविता रूप में ही देखिए, कविता को कविता रूप में ही देखिए। इलियट लंबे समय तक इस धारणा पर डटे रहे कि कविता को कविता के रूप में ही देखना परखना चाहिए। 1920 में द सीक्रेट वुड, 1956 में आलोचना के सीमांत 30 Years ऑफ क्रिटिसिज्म निबंध तक में इसी धारणा की पुष्टि होती है। इलियट ने रचना को स्वायत्त और निर्वैयक्तिक रूप में ग्रहण करने की मांग की कवि और आलोचक दोनों से की। रचना के आस्वाद को लेकर इलियट ने कहा कि साहित्य में ईमानदार आलोचक में कलाकृति के द्वारा संप्रेषित संवेगों के अतिरिक्त किसी और संवेग की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। उनका मत साफ है कि जैसे कवि पक्ष में सृजन के लिए निर्वैयक्तिकता आवश्यक है, वैसे ही वह आलोचक में आस्वाद और विश्लेषण परख के लिए आवश्यक है। कलाकृति पर विचार करते समय आलोचक को हर तरह के दुराग्रह और आग्रहों से मुक्त निर्मल मानस का सहृदय होना चाहिए। इलियट की यह धारणा भारतीय काव्य शास्त्र में सहृदय की अवधारणा के बहुत नज़दीक है। जीवन के अंतिम दिनों में टी.एस. इलियट कवि व्यक्तित्व के पूर्ण निषेध वाली
धारणा को लेकर डगमगाने लगे और कह उठे कि अपने व्यक्तित्व का अतिक्रमण न कवि के लिए संभव है न आलोचक के लिए। द यूज ऑफ पोएट्री में इलियट के इस बदलाव को देखकर आश्चर्य होता है। ऐसा लगता है कि जीवन भर रोमांटिक मिजाज का विरोध करते करते वे जीवन के दुर्बल क्षणों में रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म से अनजाने ही समझौता करने को तैयार हो गए। अपने प्रसिद्ध निबंध कविता के तीन स्वर वही मुक्तिबोध के यहाँ तीन क्षण वाला बात हो जाए, ठीक है। कविता के तीन स्वर, थ्री वॉयसेज ऑफ पोएट्री में कहने लगे कविता का प्रथम स्वर वह है जिसमें कवि अपने को संबोधित करता है या फिर न अपने को न किसी अन्य को संबोधित करता है। दूसरे स्वर में कवि किसी न किसी पाठक समुदाय को संबोधित करता है। तीसरे स्वर में कवि कोई ऐसी विशिष्ट बात कहता है जिसे स्वयं अपने व्यक्तिय रूप में नहीं कह सकता। इलियट नाटकीय, अर्धनाटकीय, अनाटकीय स्वरों की बात करते हैं। अनाटकीय स्वर में मैं और तुम से मुक्त शुद्ध निर्वैयक्तिकता की स्थिति है जिसमें निजता गल जाती है। ध्यान रखने की बात यह है कि इलियट की निर्वैयक्तिकता संबंधित अवधारणा एकदम सरल सीधी रेखा नहीं है। उसमें जटिल वक्र रेखा के कारण द्वंद्वात्मक सह अस्तित्व की स्थिति प्रकट और प्रच्छन्न दोनों रूप में विद्यमान है। उदाहरण के लिए उनकी मूर्त विधान अवधारणा की व्याख्या में भी वैयक्तिक भावों के निर्वैयक्तिकता में रूपांतरण होने की प्रक्रिया निहित है। इस मूल दृष्टि को समझने के लिए मूर्त विधान संबंधित व्याख्या को जानना समझना उपेक्षित है। मूर्त विधान इलियट ने अपने बहुचर्चित निबंध हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम यानी कि हेमलेट और उसकी समस्याएं में मूर्त विधान की व्याख्या एवं प्रतिपादन किया। उनकी ऑब्जेक्टिव कॉलरिलेटिव की अवधारणा को भारतीय काव्यशास्त्र की भी भावना व्यापार से संबंधित अवधारणा के एकदम निकट माना जाता है। मूलतः यह प्रक्रिया मूर्त अथवा वैयक्तिक के निर्वैयक्तिक में रूपांतरण की प्रक्रिया है। रचनाकार जब सृजन कर्म में प्रवृत्त होता है तो उसके अमूल में कोई न कोई प्रेरक भाव रहता है, किंतु सृजन के दौरान अनेक सूक्ष्म जटिल भाव संवेदन और विचार परस्पर घुलने मिलने लगते हैं और सृजन कर्म की अंतिम प्रगति तक पहुँचते न जाने कितने भावों संवेदनाओं विचारों का मिश्रण और अमूर्त को मूर्त या प्रत्यक्ष करना सरल कार्य नहीं है। अमूर्त होने के कारण भावों संवेदनाओं आदि की पाठ्य या प्रेक्षक को प्रत्यक्ष प्रतीत नहीं हो सकती। इसलिए रचनाक्रम में बराबर यह प्रश्न उपस्थित रहता है कि अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष कैसे बनाया जाए। कवि मन के भाव विचार संवेदन को पाठक तक संप्रेषित कैसे किया जाए। इसी बुनियादी प्रश्न को इलियट ने स्वयं झेला और एक समाधान रूप में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। कवि के रूप में इलियट का अनुभव था कि अमूर्त का संप्रेषण चुनौती भरा कार्य है। ऐसी चुनौतियों को झेलने वाले कवि के सामने एक ही तरीका है कि वह किसी मूर्त वस्तु की सहायता लेकर अमूर्त को संप्रेषित करने का प्रयास करे। इलियट का कथन है कि कला के रूप में भाव को अभिव्यक्त करने का एक ही तरीका है। वह तरीका यह है कि ऐसे सहसंबंधित वस्तु या व्यापार जैसे वस्तु समुदाय परिस्थिति घटना श्रृंखला को टटोल कर ढूंढ निकाला जाए तो उस विशिष्ट भाव का मूल सूत्र हो। एक ऐसा मूल सूत्र कि जब वे बाहरी तथ्य प्रस्तुत हों तो वे भाव को तत्काल उद्बुद्ध कर दें, पर भाव के उद्बुद्ध होते ही उससे संबद्ध वस्तु व्यापार की उपस्थिति का एहसास अनिवार्यतः समाप्त हो जाए। उपस्थिति का एहसास अनिवार्यतः समाप्त हो जाए। ठीक है। इस कथन पर विचार करने पर हम पाते हैं कि भाव मूलतः अमूर्त होता है, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति किसी मूर्त वस्तु या स्थिति की सहायता से ही संभव है।
जिस भाव की अभिव्यक्ति की जानी है और जिस वस्तु व्यापार के माध्यम से यह अभिव्यक्ति की जाती है उनके बीच ऐसा संबंध होना चाहिए कि उस वस्तु की उपस्थिति होने पर तत्काल वह भाव अभिव्यक्त हो सके। तीसरा, भाव के प्रकृत रूप से संबद्ध कोई वस्तु, समुदाय, कोई परिस्थिति या कोई घटना श्रृंखला हो सकती है जिससे उस अमूर्त भाव को मूर्त रूप में अभिव्यक्त और संप्रेषित किया जा सके। वास्तव में बाह्य वस्तु ही कवि और आस्वाद या पाठक के बीच सूत्र भाव तादात्म्य में स्थापित करने में माध्यम की भूमिका का निर्वाह करती है। उन्हीं के द्वारा कवि और पाठक एक भाव भूमि पर मिलते हैं। एक बार भाव के उद्बुद्ध होते ही उससे संबद्ध वस्तु व्यापार की इंद्रिय अनुभूति समाप्त हो जाती है। विद्वानों का मानना है कि मूर्त विधान का सिद्धांत इलियट की मौलिक उद्भावना का प्रतिफल नहीं है। इसका सबसे पुराना संकेत प्रथम बार अरस्तु के चिंतन में मिलता है। तत्पश्चात फ्रांस के प्रतीकवादी भी अपने काव्य में इसी पद्धति का सहारा लेते हैं। यह भी संभव है कि प्रतीकवादियों से ही इलियट ने इस मूर्त विधान की अवधारणा को ग्रहण किया हो, क्योंकि दोनों में थोड़ा ही अंतर है। इलियट वस्तु की व्यंजकता से ज़्यादा भाव के साथ उसे सटीक संबंध को महत्व देते हैं, जबकि फ्रांस के प्रतीकवादी चिंतक प्रतीक की सटीकता से ज़्यादा उसकी व्यंजकता के कायल रहे हैं। आरंभ में कहा जा चुका है कि इलियट का मूर्त विधान सिद्धांत भारतीय रस सिद्धांत का विभावन व्यापार ही प्रतीत होता है। विभावन व्यापार में किसी भाव को उद्बुद्ध करने में आलंबन और उद्दीपन विभावों की समान रूप से सार्थकता है। इलियट ने इस अवधारणा के आधार पर शेक्सपियर के नाटक हेमलेट को एक असफल नाटक माना है। उनका तर्क है कि उसमें नियोजित बाह्य वस्तु व्यापार भाव संवेदन को उद्बुद्ध करने के लिए अपर्याप्त है। अर्थात हेमलेट के भाव संवेदनाओं के संप्रेषण जैसे विभावन व्यापार या मूर्त विधान की योजना होनी चाहिए थी, वैसी नहीं हो पाई। व्यक्ति में जो मूर्त विधान अपेक्षित उसकी कमी रचना को कमजोर बना देती है। हिंदी में तुलसीदास का रामचरितमानस और निराला की राम की शक्ति पूर्जा मूर्त विधान के आदर्श में, जिनमें अमूर्त भावों को मूर्त करने में कवियों को अद्भुत सफलता मिली है। ठीक है, अगला उपशीर्षक है टी.एस. इलियट, मतलब इलियटीय चिंतन के अन्य महत्वपूर्ण पक्ष, यानी इलियट के जो चिंतन है उसके अन्य महत्वपूर्ण तत्व या पक्ष देखिए। संवेदनशीलता का असाहचर्य, इलियट की बहुचर्चित अवधारणा है संवेदनशीलता का असाहचर्य, ठीक है, साहचर्य है, ठीक है, असाहचर्य। वे घोषित तौर पर मानते हैं कि महान कवि और महान काव्य में वैयक्तिकता और परंपरा, समकालीनता और चिरंतरता, भावुकता और बौद्धिकता, भाव और विचार, कथ्य और रूप का गहन सामंजस्य रहता है। इनमें से किसी एक पक्ष के दुर्बल विकलांग खंडित होते ही काव्य उत्कर्ष बाधित हो जाता है। महान काव्य की महानता और व्यापकता दृष्टि या काव्य की अंतर्दृष्टि पर आश्रित रहती है। इलियट से पहले कॉलरिज ने काव्य में विरुद्धों के सामंजस्य के महत्व की प्रतिष्ठा की थी। कॉलरिज के मत से विरुद्धों में सामंजस्य स्थापन का कार्य कल्पना करती है। इलियट ने कल्पना के स्थान पर संश्लिष्ट संवेदनशीलता को महत्व दिया। इलियट काव्य सृजन की प्रक्रिया में संश्लिष्ट संवेदनशीलता को प्रधानता देते हैं, जहां कवि की संवेदना में हृदय और बुद्धि स्वीकृत हो जाते हैं। कवि व्यक्तित्व में मन, इंद्रियां, भाव, विचार, बुद्धि और हृदय परस्पर अभिन्न हो जाते हैं। भाव या विचार के इसी साहचर्य को इलियट विचार का प्रत्यक्ष इंद्रिय बोध अथवा संवेदन में विचार का
विचार का रूपांतरण नाम देते हैं। संवेदना न तो मात्र भाव है न मात्र विचार, दोनों के रासायनिक संयोग से निर्मित होती है। कमजोर या दुर्बल काव्य में भाव और विचार की एक रूपता विघटित हो जाती है या होती है, इससे काव्य उत्कर्ष की क्षति होती है। इलियट इसी को संवेदनशीलता का साहचर्य कहते हैं। इलियट के मत से भाव और विचार का गहरा साहचर्य शेक्सपियर में देखा जा सकता है, किंतु शेक्सपियर के बाद के कवियों की संवेदनशीलता में दरार पड़ जाती है, वह खंडित हो जाती है। नव्य अभिजात्यवादी कवियों में बुद्धिवाद की मार के कारण विचार का अतिरेक हो जाता है और क्षमतावादी कवियों में भाव अतिरेक उनकी कविता को कमजोर कर देता है। वर्ड्सवर्थ तो इतने भावविष्ट हैं कि विचार को अनावश्यक मान लेते हैं। वर्ड्सवर्थ यहाँ तक कह देते हैं कि बुद्धि के हाथों कविता की हत्या हो जाती है। हिंदी साहित्य में तुलसी कबीर जैसी सूर्य की श्रेष्ठता और महिमा का सबसे बड़ा कारण है संगठित संवेदनशीलता, लेकिन ऋतुकाल की कविता संवेदनशीलता के साहचर्य के कारण असफलता का अद्भुत नमूना बनकर सामने आती है। ऋतुकाल हृदय पक्ष की प्रधानता और विचार पक्ष की गौरता का काल है। यह माना जाता है कि संवेदनशीलता के साहचर्य सिद्धांत के लिए इलियट फ्रांस के कवि आलोचक रेमी द गुर्मो, जिनका समय है 1858 से 1915 के ऋणी हैं। काव्य भाषा इलियट के अनुसार प्रत्येक देश का अपना काव्य और काव्य चरित्र होना चाहिए, जिसमें उस समाज की संवेदनशीलता के परिष्करण को, चेतना के विस्तार को समझा जा सके। सभी अन्य कलाओं से काव्य इस अर्थ में भिन्न होता है कि जिस भाषा में उसकी रचना हो रही है, उस भाषा के लोगों के लिए उसका जो मूल्य है वह दूसरों के लिए ही नहीं हो सकता है। गहन संश्लिष्ट भाव की अभिव्यंजना काव्य में ही संभव है, जबकि विचार की अभिव्यंजना गद्य में हो सकती है। गद्य की तुलना में काव्य अपने मूल चरित्र में अधिक स्थानीय होता है। यही कारण है कि सभी कलाओं में काव्य राष्ट्रीय अस्मिता का सर्वाधिक वहन करता है। अनुभूति और संवेदना की सर्वाधिक समर्थ अभिव्यक्ति जनता की सामान्य व्यवहार की भाषा में होती है। वह भाषा जिस उपयोग समाज के सभी वर्ग समान रूप से करते हैं, वस्तुतः भाषा की संरचना, लय, ध्वनि, मुहावरे, दानी सभी उस भाषा में बोलने के प्रजातीयगत या वंशानुगत चरित्र को समझने में सामने लाते हैं। एक कवि के रूप में कवि का पहला दायित्व अपनी प्रजाति की भाषा के प्रति उसके विस्तार, संस्कार, परिष्कार के प्रति है। अच्छा कवि भावों, संवेदनाओं की खोज करता है और वह इस कार्य के द्वारा भाषा को विकसित और संपन्न बनाता है। यदि किसी भाषा में महान कवि के उत्पन्न होने की परंपरा में निरंतरता नहीं है तो उस भाषा और संस्कृति का नाश हो जाता है। यह भी संभव है कि वह संस्कृति अपना अस्तित्व खोकर विलीन हो जाए। इतना ही नहीं, यदि हमारा कोई जीवित साहित्य नहीं है तो हम अपने अतीत से कटते जाएंगे और एक दिन उससे इतने कट जाएंगे कि वह हमें विदेशी और अपरिचित लगने लगेगा। भौतिक परिवर्तनों से हमारी जीवन पद्धति बदलती है तो हमारी भाषा भी बदलती है। यदि ऐसे समर्थ प्रज्ञा वाले थोड़े से भी रचनाकार उस भाषा में नहीं है, ऐसे रचनाकार जो असाधारण संवेदनशीलता के साथ भाषा का असाधारण अधिकार रखते हों, तो हमारी अभिव्यक्ति की ही नहीं, अनुभूति की क्षमता का भी ह्रास होता जाएगा और हालत इतनी बेहतर हो सकती है कि स्थूल भावों की अनुभूति में भी हम असमर्थ साबित हों। काव्य भाषा बहुत कुछ जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त भाषा पर निर्भर होती है, क्योंकि कवि वहीं से शब्द ग्रहण करता है। काव्य का दायित्व है कि काव्य भाषा को इस हद तक विकसित करें कि जटिल से जटिलतर आधुनिक भावों को व्यक्त करने में सक्षम हो। काव्य विषय क्रांति का एक ही अर्थ है, सामान्य भाषा की ओर लौटना या प्रत्यावर्तन।
बढ़ाने सॉरी प्रत्यावर्तन। भाषा पढ़ने और बोलने की भाषा के विकास का अर्थ है उस भाषा में अनुभूतियों का विकास। काव्य भाषा के ज़्यादातर मुद्दों पर एलियट ने वर्ड्सवर्थ से सहमति जाहिर की है। भाषा की क्षमता भावों, विचारों, अनुभूतियों के संप्रेषण करने की शक्ति से आंकी जानी चाहिए। चूँकि व्यक्तिगत संवेदनशीलता ही मानव जीवन के अनेक पक्षों की जटिलता को ठीक से जज कर पाती है, अतः काव्य भाषा ही किसी भाषा की व्यंजकता, प्रौढ़ता, संप्रेषण क्षमता का प्रमाण हो सकती है। यह सच बात है कि इलियट की भाषा संबंधित धारणाओं पर दांते और वर्ड्सवर्थ के प्रभाव की गहरी छाप है। दांते से ही इलियट ने सीखा है शब्द का सार्थक प्रयोग, भाषा समृद्धि तथा भाषा की रक्षा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में इलियट ने माना है कि प्राचीन नवीन का सहज साहचर्य, ग्रामीणों की साधारण सार्थक सटीक भाषा के शब्दों लयों का प्रयोग, आडंबर रहित स्वच्छ ग्रामीणों की साधारण सार्थक सटीक भाषा के शब्द लयों का प्रयोग है। आडंबर रहित स्वच्छ शब्द संपदा का विकास, शब्दों एवं भावों का पूर्ण सामंजस्य। काव्य भाषा का संगीत से निकट का संबंध है, क्योंकि काव्य का संगीत उसके अर्थ से पृथक नहीं है। शब्द माधुर्य ही काव्य का संगीत है। संगीत से श्रोता तत्काल प्रभावित होते हैं और अर्थ का विचार बाद में करते हैं। काव्यार्थ कोई पहले ही निर्धारित वस्तु नहीं है। कवि ने जो सोचा वह उससे भिन्न और उनसे अधिक हो सकता है। विभिन्न पाठकों के लिए एक ही कविता के अर्थ भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये सभी अर्थ उस अर्थ में से भी भिन्न हो सकते हैं जो लेखक के मन में मौजूद अर्थ था। काव्य भाषा में अनेकार्थता का कारण साधारण भाषा की अपेक्षा कविता में अर्थ का विशिष्ट संदर्भ का निर्धारण नहीं कर सकती। ठीक है, शब्दों के संगीत का निर्धारण उनके साहचर्य से होता है। इस प्रकार इलियट तथा रिचर्ड काव्य भाषा संबंधित चिंतन में काफी निकट आ जाते हैं। दोनों कहते हैं कि प्रकरण और अर्थ का प्रभाव काव्य संगीत पर पड़ता है। काव्य की स्वायत्तता और साहित्यिक प्रतिमान। इलियट काव्य को काव्य के रूप में देखने के पक्षधर हैं, किसी अन्य रूप में नहीं। उनका मत है कि काव्य मनोरंजन का उत्कृष्ट रूप है। पोएट्री इज सुपीरियर अम्यूजमेंट। उससे न तो हम वर्ड्सवर्थ की भांति प्रशांत क्षणों में भावों का अनुस्मरण कह सकते हैं, न अर्नाल्ड की भांति जीवन की आलोचना। सच्ची बात यह है कि काव्य न तो राजनीतिक का निर्देश होता है, न नैतिकता का उपदेश। वह न तो धर्म है न धर्म की समानार्थी। उनमें किसी युग का इतिहास या कवि के मन में मनोवैज्ञानिक तत्वों को ढूंढना भी समाचीन नहीं है। काव्य इन सभी से ऊपर भी है और पृथक भी। काव्य तो उत्तम छंदों में उत्तम शब्दों का उत्तम विन्यास है। एक स्थल पर वे यह भी कहते हैं कि काव्य का कुछ न कुछ संबंध नैतिकता से, धर्म से और राजनीति से है, किंतु वह संबंध क्या है, कैसा है, हम नहीं कह सकते। इलियट के ऐसे कथन बहुत से हैं जो अंतर्विरोध से भरे हैं। इलियट के इस तरह के कथनों से बड़ा भ्रम फैला है कि साहित्यिक आलोचना निश्चित रूप से धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, इस प्रश्न का तार्किक उत्तर वे नहीं देते। यह कथन देखिए, साहित्य की महत्ता केवल साहित्यिक प्रतिमानों से निर्धारित नहीं हो सकती। फिर भी हमें यह न भूलना चाहिए कि वह साहित्य है अथवा
नहीं, इसका निर्धारण केवल साहित्यिक प्रतिमानों से ही हो सकता है। प्रश्न उठता है कि यदि कलाकृति की महत्ता के निर्धारक तत्वों में धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तत्व भी हैं, तो कलाकृति की शुद्धता और साहित्यिक प्रतिमानों की शुद्धता का क्या अर्थ है? और या फिर काव्यगत नैतिकता और उसके उपादान क्या है? क्यों है? क्या है, क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर इलियट इस प्रकार देते हैं कि साहित्यिक कृतियों की नैतिकता का निर्णय प्रत्येक पीढ़ी की अपनी नैतिक संहिता से होता है। कोई और पीढ़ी उस नैतिक संहिता का पालन करे न करे, साहित्यिक कृतियों की नैतिकता अनैतिकता का निर्णय उसी से होता है। यदि साहित्यिक कृति में कोई चीज़ आपत्तिजनक है तो उसका अर्थ मात्र इतना ही है कि वर्तमान पीढ़ी के संस्कार उसके अभ्यस्त नहीं है। होता यह है कि जिन चीज़ों को एक पीढ़ी आपत्तिजनक कहकर शोर मचाती है, दूसरी पीढ़ी उसी को शांत भाव से स्वीकार कर लेती है। ये कहना न होगा कि नैतिकता के अर्थ में देश और काल के अनुसार बदलाव आता है। इलियट अपने काव्य चिंतन के प्रथम चरण में रूपवादी आग्रह या आलोचना क्रम में साहित्य इतर प्रतिमानों का निषेध करते दिखाई देते हैं, किंतु बाद में उनका यह स्वर धीमा हो जाता है। वे धार्मिक नैतिक आग्रहों के सामने घुटने टेक देते हैं। धर्म और साहित्य 1935 में शीर्षक निबंध में इसी बात की पुष्टि करता है। आलोचना के सीमांत 1956 निबंध में वे कहते हैं कि मेरे विचार से विशुद्ध कलात्मक मूल्यांकन मात्र एक आदर्श हर युग में हर कलाकार के लिए एक प्रकार के सम्मिश्रण यानी एलाय की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वह अपनी अपनी धातु को कला में प्रयुक्त कर होने लायक बना सके। इसलिए प्रत्येक युग में कला की उपयोगिता का स्वरूप भी बदल जाता है और प्रत्येक युग कलात्मक चिंतन के मूल्यांकन के विशिष्ट मानदंडों का स्थान देता है। इलियट जीवन के अंतिम चरण में इतने बदलते हैं कि उनके नैतिक प्रतिमानों पर परंपरागत मसीही चिंतन का जादू सिर चढ़कर बोलने लगता है। आरंभ में इलियट ने अपने को धर्म में एंग्लो कैथलिक, राजनीति में सुन्नतवादी या साहित्य में अभिजातवादी घोषित कर दिया था। ध्यान रखना होगा कि इलियट का अभिजातवाद यूनान रोम वाला अभिजातवाद नहीं है। उनके प्रेरणा स्रोत चैपमैन, वेबस्टर, डन, काउले, ब्लादेलेयर, लेफोर्ग और परिवर्ती एल्जिबुएथ क्योंकि नाटककार है। डन और काउवेल की प्रशंसा इलियट युक्त कंठ से करते हैं और इन्हीं कवियों के सृजन के भीतर से गुजरे वे संवेदना के असाहचर्य सिद्धांत की स्थापना करते हैं। मूल्यांकन 20वीं शताब्दी की अंग्रेजी कविता की तरह अंग्रेजी आलोचना में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाने का श्रेय टी.एस. एलियट को ही दिया जाता है। उनकी आलोचना सृजनात्मक इसलिए है कि वे मूलतः सर्जक थे और सर्जक की भांति ही उन्होंने काव्य सृजना के बाधक तत्वों पर कड़े प्रहार किए। अपने प्रिय रचनाकारों पर उन्होंने निरंतर लेख लिखे, परंतु आलोचना पर न तो कोई स्वतंत्र पुस्तक लिखी, न एक सिद्धांत शास्त्री की तरह नियमों सिद्धांतों का निरूपण किया, न उन्होंने कोई अपना आलोचना पाठ ही बनाया जिसके वे मठाधीश बन सके। केवल कवि और काव्य चिंतन से जूझते रहे और इसी संघर्ष ने अंग्रेजी आलोचना की दिशा दृष्टि में परिवर्तन उपस्थित कर दिया। उन पर प्रभाव अनेक कवियों आलोचकों का है, पर वे किसी की छाया नहीं है, न अनुकरण करता। दो विश्व युद्धों की काली छायाएं उनके स्वर में घोर निराशा पैदा करती हैं, किंतु वे वेस्टलैंड में बृहदारण्यक उपनिषद के उद्धरण से पूरी यूरोपीय सभ्यता की पोल खोल देते हैं कि यूरोप के पास दध्वम दंपत अर्थात दान, दया, दमन, इंद्रियों का दमन या योग जैसे भाव नहीं है। यही अशांति का मूल है। इलियट को इस बात का भी श्रेय है कि उन्होंने अपने युग की साहित्य अभिरुचि का संस्कार परिष्कार किया, साथ ही दरबारी काव्य परंपरा के घटिया रीतिवादी संस्कारों से काव्य को मुक्ति दिलाने
में पहल की। परंपरा का सार्थक और गहरा अर्थ स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण रचनाकारों के रचनाक्रम पर पुनर्विचार, उसका पुनर्भाष्य करते हुए पुनर्मूल्यांकन किया। रोमांटिक काव्य दृष्टि से विद्रोह किया और गैर रोमांटिक काव्य दृष्टि की संयम संतुलन की से स्थापना की। यह उनका कमाया हुआ अनुभव है कि साहित्य में पूर्णतः मौलिकता जैसी कोई चीज नहीं होती है। परंपरा के प्रति आस्थावान रहकर ही व्यक्तिगत प्रज्ञा का विकास परिष्कार किया जा सकता है। जीवंत लेखकों के माध्यम से ही मृतक लेखक जीवित हो जाते हैं। कविता की जाति स्मृति में हमारे पुरखे बोलते हैं, अतीत से वर्तमान का यह संवाद महान सृजन के द्वारा खोलता है। यदि हमें अपनी साहित्यिक विरासत की गहरी जानकारी है तो समकालीन सृजन को हम ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे। नई आलोचना और नई कविता के सृजन जनक टी.एस. इलियट की आलोचनात्मक उपलब्धियों पर प्रश्न चिन्ह भी कम नहीं लगाए गए हैं। मूल आक्षेप यह लगाया गया है कि उनकी जिन अवधारणाओं को इतनी प्रसिद्धि मिली है वे उन्होंने किसी न किसी पिछले स्रोतों से ग्रहण की है और अपनी तर्क शक्ति से तराश कर मौलिकता का भ्रम पैदा कर दिया है। कुछ भी कहा जाए, यह निर्विवाद है कि इलियट ने अंग्रेजी आलोचना को रचनाकार से रचना की उन्मुख किया और परंपरा का पुनर्विश्लेषण कर उसे नया अर्थ दिया। महत्वपूर्ण शब्दावली देखिए। प्रातिभ अभिव्यक्ति अर्थात प्रतिभा संपन्न अभिव्यक्ति, उन्मोचन मुक्त करना या छोड़ना, विग्रह आकृति विशिष्ट बनावट, परिशंसा यानी कि आंतरिक गुणों की प्रशंसा, युगपद बोध दोनों का संलिष्ट बोध, भावविष्ट भावों के आवेग में बह जाना, बलाबल यानी यह समझ कि किसी बात पर कम जोर देना है, कम जोर देना है, किस पर ज़्यादा जोर देना है। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी पुस्तकें प्रोफेसर निर्मला जैन कुसुम काटिया के संपादन में पाश्चात्य साहित्य चिंतन और प्रोफेसर सावित्री सिन्हा के संपादन में पाश्चात्य काव्य शास्त्र की परंपरा। सच्चिदानंद हीरानंद उत्तस्यान के त्रिशंकु को ले लीजिए। सच्चिदानंद हीरानंद उत्तस्यान अज्ञे की त्रिशंकु। प्रोफेसर देवेंद्र नाथ शर्मा का पाश्चात्य काव्य शास्त्र, डॉक्टर राम अवध द्विवेदी का साहित्य सिद्धांत। ठीक है। और उसके बाद आप टी.एस. इलियट के द सीक्रेट वुड सेलेक्टेड एसेज ऑन पोट्री एंड पोएट्स को आप लोग देख सकते हैं। एक आध प्रश्न भी देख लीजिए, महत्वपूर्ण उपयोगी जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। टी.एस. इलियट के रोमांटिक काव्य मूल्यों के विरोध संबंधित विचारों पर प्रकाश डालिए या निबंध लिखिए। इलियट की परंपरा और प्रज्ञा संबंधित अवधारणा पर प्रकाश डालिए। इलियट के निर्वैयक्तिकता सिद्धांत का विवेचन कीजिए। इलियट की मूर्त विधान संबंधित अवधारणा पर प्रकाश डालिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ये दो को निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। संवेदनशीलता का असाचर्य, काव्य भाषा, काव्य की शुद्धता और साहित्यिक प्रतिमान। जो पांचवा क्वेश्चन है ये अक्सर शॉर्ट यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है, लगभग 200-250 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। यहीं पर हम रिकॉर्डिंग समाप्त करते हैं। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत आत्मिक आभार। मैं पुनः साहित्यिक सहृदय सभी ने निवेदन करता हूं कि यह रिकॉर्डिंग मैं दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग साथियों के लिए किया हूं, तो कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले रिकॉर्डिंग में हम लोग लेकर कुछ नया उपस्थित होने वाले हैं। आइए रिचर्ड का सिद्धांत चिंतन को हम लोग पुनः एक बार देखने वाले हैं कुछ नए संदर्भ में। ठीक है, धन्यवाद।